Nemo moritus presumptere mentre, a man will not meet his maker with the lie in his mouth। ये एक ऐसी लैटिन मैक्सिम है जिस पर हमारा आज का पूरा टॉपिक आधारित है। हम आज बात करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन पे। मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स और इसके साथ साथ समझने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशंस की, तो डाइंग डिक्लेरेशन इसको हम लोग बोलते हैं मृत्युकालिक कथन। मतलब ये वो कथन होते हैं जब कोई व्यक्ति जिसको या तो आभास हो रहा है या बिल्कुल उसको सामने उसकी मौत दिख रही है, तब उसके द्वारा जो उसकी मौत से संबंधित जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उनको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन while he was dying and states the reason for his death। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यह भी आपको समझना जरूरी है, वह व्यक्ति जो कॉम्पोज मेंटिस के प्रति सचेत है और जानता है कि मृत्यु होने वाली है, वह घोषणा कर सकता है और अपनी मृत्यु का कारण बता सकता है और वह कथन स्वीकार्य होगा और न्यायालय के साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। यही है पूरा का पूरा हमारा सेक्शन नंबर 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड सेक्शन नंबर 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगर आप उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बिल्कुल यही है आपका डाइंग डिक्लेरेशन। और 26 सेक्शन नंबर 26 सब क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। पर आज हम डाइंग डिक्लेरेशन को पूरा डिटेल में नहीं समझने वाले हैं, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन नंबर 32 सब क्लॉज 1 और उसी तरीके से सेक्शन नंबर 26 सब क्लॉज 1 जो है वो बात करता है आपका इंडियन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और सेक्शन नंबर 32 सब क्लॉज 1 यहाँ पे ए है और यहाँ पर 1 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 26 ऑफ BSA डिफाइंस व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय द पर्सन एज द कॉज ऑफ हिज डेथ or as any circumstances of the transactions which resulted in the loss of life in case in which the cause of that person death comes into the question। तो ये आपको मिलता है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की डेफिनेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट वो रेलिवेंट माने जाएंगे जो किसी एक व्यक्ति ने अपने मरने से पहले या मरने के आभास होने की वजह से अपने मरने के कारण को बताते हुए बताया है। इस बात को ध्यान रखना है। अब द स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन आर रेलिवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वॉज अलाइव और वॉज नॉट at the time when they were made, under the expectations of the death and whatever may be the nature of the proceeding in which the case of the death comes into the question। अब यहाँ पर ये जानने योग्य बात है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ बताया है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए ए जो है, ए ने बी की हत्या की है और हत्या करने के बाद बी जो है बिल्कुल अपनी अंतिम समय पर है और उसने सी को अपने मरने के कारण में जो चीज़ें तथ्य थी वो कुछ बताए, जैसे कि उसने सिर्फ मान लीजिए कुछ नाम लिए या उसने कोई इशारा किया या वो कुछ लिखित रूप में दे गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। अब जानने योग्य बात ये है कि जब भी हम बात कर रहे हैं इस डाइंग डिक्लेरेशन की तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ कहा है सी को और ये सी व्यक्ति जो है वो जाकर बता रहा है अगर बी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वो अब मिल नहीं रहा है या फिर वो स्टेटमेंट देने नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने रेस जस्टे पढ़ा था उसी तरीके से ये जो एक क्लॉज है डाइंग डिक्लेरेशन का जो क्लॉज है ये भी आपका एक एक्सेप्शन है। ये एक एक्सेप्शन है किस चीज़ का? एक्सेप्शन है ऑफ हियरसे एविडेंस, एक्सेप्शन ऑफ हियरसे एविडेंस। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि सुनी सुनाई बातों को वैसे हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में दोनों में ही मान्यता नहीं मिलती है, परंतु उसके कुछ अपवाद हैं। उनमें से पहला अपवाद हमने रेस जेस्टे को देखा था जो सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 4
इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसए रिस्पेक्टिवली उनमें दिया गया है। और उसी तरीके से अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 26 ऑफ बीएसए, जिसमें डाइंग डिक्लेरेशन भी एक एक्सेप्शन है ऑफ हियरसे एविडेंस। मतलब इसमें जो सुनी सुनाई बातें हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा दी गई थी जब वो जिंदा था और उसके बाद अब वो मर चुका है, तो उसको हम एक्सेप्टेंस के रूप में या रेलेवेंट के रूप में मान सकते हैं। यही है आपका पूरा का पूरा आज का कंक्लूजन। तो डाइंग डिक्लेरेशन अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम देख सकते हैं कि टाइप ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित, तो टाइप ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले गेस्चर एंड साइन है, इसके बाद आपका ओरल एंड रिटन फॉर्म में है और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। इसमें जो बेस्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म, ठीक है। बेस्ट फॉर्म जो होता है वो होता है आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म। पर अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है वो क्वेश्चन आंसर्स तो नहीं देने वाला है, तो ज़्यादातर आप देखेंगे या तो साइन एंड गेस्चर्स देखने को मिलते हैं या कोई आपका स्टेटमेंट ओरल या रिटन जो पहले से वो लिख के चला गया है उससे संबंधित यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डाइंग डिक्लेरेशंस मिलते हैं। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का, और ये हम सभी लोग जानते भी हैं, बहुत ही फेमस केस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का जब हम लोग एक तरीके से हम देखते हैं, इसका मान लीजिए कि हम ये इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसमें हम लोगों को डिटेल अगर आपसे बात की जाए तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं क्या है। चलिए समझते हैं आगे, और बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला में हमने देखा था कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है, वो एक महिला का गला काट देता है, महिला का गला काट देता है, और महिला जो है वो अंतिम समय में कुछ बोलती नहीं है, बस इशारा कर देती है, सिर्फ इशारा कर देती है कि हाँ यही है वो व्यक्ति। तो ये जो इशारा है ये डाइंग डिक्लेरेशन के तहत जो है इसको माना गया था, और यही है आपका पूरा का पूरा क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस। अब हम यहाँ पर बहुत सारे सिग्निफिकेंट केसेस जो हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है वो है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस, और इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसमें हुआ क्या था, देखिए जरा ध्यान से। इसमें अगर हम बात करें तो 5 सदस्य या 5 मेंबर्स जो हैं उन्होंने जॉइंटली टुगेदर अटैक किया था बाबू लाल पर, ठीक है। ही वॉज एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर एग्जामिन, किसने एग्जामिन किया था, डॉक्टर ने यहाँ पे एग्जामिन किया था, एंड examined him and found his body was injured and doctor asked him, डॉक्टर ने यहाँ पे पूछा, तो क्वेश्चन आंसर का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ने पूछा, क्या पूछा भाई, what had happened, and बाबूलाल said that he had been assaulted by the तुकाराम and कुशल। The doctor noted down everything on the paper, और उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को रिगार्डिंग द इशू। उसके बाद जब पुलिस आई और उसके बाद कंसिडर किया फैक्ट्स ऑफ बाबूलाल, तो कुड नॉट सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में जो डॉक्टर और बाबूलाल के बीच में बात हुई वो भी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो डाइंग डिक्लेरेशन was recorded by the police officer and later by magistrate after the doctor gave a certificate that he was mentally fit, ठीक है। उसके बाद the very next morning बाबूलाल passed away. The apex court dismissed the case stating that the Babulal dying declaration was sufficient enough to sustain the appellant convictions for the murder. तो यहाँ पर वैसे तो सोलली डाइंग डिक्लेरेशन को हम डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर हम कन्विक्शन नहीं करते हैं, बट जब आपके पास कोई मौका नहीं है और वहाँ पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की गवाही और उनके द्वारा जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं उनको दिमाग में रखते हुए और कोरोबोरेशन से जो हमारे पास एक्स्ट्रा एविडेंसेस आते हैं उनके बेसिस पे हम चाहें तो कन्विक्शन जो है उसको लेकर आ सकते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट केस है जो बहुत ही फेमस है, जो कि रिटन फॉर्म की बात करता है, और वो है आपका पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो एक्यूज्ड वाइफ है, ठीक है, उसने लगभग 3000 रुपए का लोन लिया था और 18% ब्याज की दर पर, और ठीक है, फ्रॉम द डिसीज, जिसकी मृत्यु हुई थी। और 20 मार्च 1937 को जो लेडी है उसने एक लेटर भेजा, किसको भेजा, डिसीज को भेजा, मतलब मृतक जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मेकिंग हिम टू कम एंड कलेक्ट दी ड्यू अमाउंट। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि आओ और जितना आपको तुम्हारा पैसा बनता है वो तुम लेके जाओ। उसके बाद डिसीज, ठीक है, डिसीज ने ये बात किसको बताई, डिसीज ने ये बात अपनी वाइफ को बताई, एंड ही वाज गोइंग टू द लेडीज हाउस टू कलेक्ट द अमाउंट। फिर 23 मार्च 1937 को उसकी डेड बॉडी मिलती है और द बॉडी वाज सेंट टू द पोस्टमार्टम। अब जब बॉडी जब पोस्टमार्टम को गई तो पता चला, रिपोर्ट में ये आया कि जो उसका एक्चुअली में मर्डर हुआ था,
तो वाइफ ऑफ द डिसीज, जो भी मृतक की जो वाइफ थी, उसने रिकॉग्नाइज किया दैट हिज हस्बैंड, that it was her husband's body, and the court convicted the lady's husband of the murdering the deceased not only based on the deceased wife's declaration or the letter but also on the proper evidences against the actual murderer. but यहाँ पे जो ये लेटर उन्होंने दिया ये भी आपका डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित बता सकता है, ये मोटिव वहाँ पर आपको बता रहा था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डाइंग डिक्लेरेशन की जो अलग अलग टाइप है, जिसमें ओरल डाइंग डिक्लेरेशन भी हो सकता है, गेस्चर के तौर पर भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, और क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका एक और केस है जिसमें भाई कांता हैड फ्रीक्वेंटली, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट जो अभी रिसेंटली आया था अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेट के केस में, यहाँ पर ये जो केस है, इस केस को हम लोग अभी ज़्यादा नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एक से ज़्यादा बार अगर किसी ने दिया है, इन दी फिट ऑफ माइंड की अगर हम लोग बात करें कि अगर वो माइंड मेंटली वो फिट नहीं है या धीरे धीरे फिट हो रहा है, तो हर बार उसका जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक नया दौर पे आ रहा है, या मल्टीप्लिसिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है कि अभिषेक शर्मा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अक्टूबर 18, 2023 को ये केस आया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी फॉर द प्रिंसिपल्स फॉर अ court to consider when the dealing with the case involving multiple dying declaration। वो क्या है देखिए जरा ध्यान से। तो primary requirement for all the dying declaration is that they should be voluntarily and reliable होने चाहिए, और जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये फिट स्टेट ऑफ माइंड जो है ये कौन, ये डॉक्टर भी डिसाइड कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है, और उसके कंडक्ट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑल डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो ले रहे हैं वो सब के सब कंसिस्टेंट होने चाहिए। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, अगर पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन उसने दिया था, ठीक है, जब वो उसको आभास हो रहा था कि अब मेरी मृत्यु बहुत निकट है, उसके बाद उसने जब दूसरी बार दिया तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा आपका प्रतिरोध जो है वो नहीं होना चाहिए था, आपका अपोजिटनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपकी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए थी। तो इनकंसिस्टेंसी है अगर, तो भाई सीधी सी बात है ये एक मटेरियल फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी टू बी शेकन, ठीक है, एक मटेरियल फैक्ट के तौर पे जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउन होती है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर इनकंसिस्टेंसी जो है मिलती है अलग अलग डाइंग डिक्लेरेशन में, तो जो एविडेंस अवेलेबल हैं रिकॉर्ड करने के टाइम पे उनको कंसीडर किया जाए, और कोरोबरेशन के आधार पर जो डाइंग डिक्लेरेशन का जो कंटेंट है उसको कोरोबरेट किया जाए, और उससे जो तथ्य हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं उनको निकाल कर और फिर चीज़ें प्रोसिक्यूशन के सामने, या हम कह सकते हैं केस जो है वो बने, और उसके बेसिस पे कन्विक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो डिसाइड हो। इसके साथ साथ लास्ट स्टेटमेंट जो ट्रीट किया जाए, ठीक है, द स्टेटमेंट ट्रीटेड एज डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग फैक्ट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि होल सोल डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर आप कन्विक्शन ना करें, उसमें कोरोबरेशन ऑफ द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस एंड द फैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस तरीके की सीरीज अच्छी लग रही है तो मैं संडे को मतलब 12 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए बीएसए कंप्लीट सीरीज जो है वो लेकर आ रहा हूं फॉर ऑल जुडिशरी एग्जामिनेशन। और बीएसए जो है उसको मैं वन शॉट में जो है कंप्लीट करूंगा, कंप्लीट बीएसए इन वन शॉट, और ये आप लोग ले सकते हैं। और इसका लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। 12 तारीख मतलब संडे को, ठीक है, 12 जनवरी जो है आपको आना है, संडे को आना है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर इसको लाइव मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। और अभी तक अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इससे बारकोड से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे एकलव्य 4.2 की इंक्वायरी नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि भाई सीधी सी बात है प्राइजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और उन प्राइजेस को अगर आप समय रहते पूरा कर लेंगे तो भाई आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो प्राइस पहले मैंने आपको बताया था 25,000 था, अब ये बढ़कर 29,000 हो गया है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो जल्द से जल्द जो है एस लाइव कोड लगाकर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें हमारे एकलव्य 4.0 बैच के साथ। और इस बैच की जो
सबसे खास खासियत है वो ये है कि अगर आप प्री क्लियर करते हैं, मान लीजिए आपने 30,000 रुपये दिए हुए हैं और आपने प्री क्लियर कर लिया किसी भी स्टेट जुडिशरी का, तो आपके 15,000 रुपये आपके अकाउंट में तुरंत ही आ जाएंगे जैसे ही आपने हमें रोल नंबर भेजा। और जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, आप जज बनने के उस लिस्ट में आ गए, आपको हम अपनी तरफ से 150% रिफंड देंगे। 150% रिफंड इन सेंस आपकी जो फीस है वो तो पूरी वापस होगी ही होगी, आपको 50% और हम एज अ रिवॉर्ड देने वाले हैं, एज अ गिफ्ट आपको हम पैसे देने वाले हैं, जो कि अल्टीमेटली सोल्यूशन होता है। और इसके साथ साथ आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी इस बैच में मिल रही है। तो ये आपका बैच आराम से 3-3.5 साल के लिए आराम से वैलिडेट हो जाता है। इतना टाइम बहुत होता है एक जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझेंगे। और ये प्राइस अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो आप इसको 3 साल से डिवाइड करके देख लीजिए, आपको 10,000 रुपये पर साल के हिसाब से पड़ेगा। और अगर 10,000 रुपये पर साल के हिसाब से पड़ रहा है तो महीने के हिसाब से आपको ये 1,000 रुपये का भी नहीं पड़ेगा। और अगर इसको दिन के हिसाब से निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मात्र 20 से 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पड़ रहा है। तो इतने सस्ते में अगर आपके जज बनने का सपना पूरा हो रहा है, हिंदी इंग्लिश हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, MCQs मिल रहे हैं, वीकली आंसर राइटिंग हो रही है, फॉर्मर जजेस यहाँ पर आ रहे हैं, आपके जो अपकमिंग जो जजेस बने हैं उनके आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो आई थिंक ये किसी भी तरीके की कोई गलत डील नहीं है। ये बेस्ट डील है जो आप इसको अवेल कर सकते हैं एस लाइव कोड लगाकर। कौन सा कोड लगाएंगे? एस लाइव कोड लगाकर ही इसे अचीव करेंगे। या फिर स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, या फिर आप जुडिशरी बाय शशांक सर के टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर मैं आपका कोर्स लेना चाहता हूँ, और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं चाहें तो आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो आपको सही लगे वो करिए। टेलीग्राम पे करेंगे तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको पूरी तरीके से अवेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।